माइक ऑन कर। चलिए माइक ऑन करें। जी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, उस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे हम। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा मेरा आया है, ये गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, यानी 550 से लेकर 750 के आसपास का, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें आपको मैंने हर्ष के विषय में विशद रूप से बताया, विस्तृत रूप से मैंने उसे चर्चा की थी हर्ष के विषय में। ठीक है, तो अब मुख्यतः जो हमारा मुस्लिम काल के पहले का समय है, यानी कि 800 से लेकर 1200 के आसपास का, शुरू तो 750 से ही हो जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है 800 माना जाता है। 800 से लेकर 1200 के बीच का समय है, वो क्या कहलाता है? राजपूत काल या पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? राजपूत काल। राजपूत काल टाइम पीरियड कब से है? 800 से 1200 के बीच, ईस्वी के बीच। राजपूत काल इसलिए कहा जाता है कि इस दौर में उत्तर भारत में मुख्यतः राजपूतों का शासन था। राजपूत वंश शासन हमारे कर रहे थे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको संपूर्ण राजपूत वंश के विषय में मैंने लिखाया था कि इसकी राजधानियां कहाँ थी और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, उसमें एक मैंने राष्ट्रकूट वंश आपको लिखाया था, वो मैं उस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा था। उसके संस्थापक आप दंत दुर्ग थे, दंती दुर्ग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब ये हमारे जो है इसके विषय में हम देखते हैं। तो हर्ष के बाद फिर एक बार गुर्जर प्रतिहार नामक एक राजपूत वंश ने पुनः उत्तर भारत को एकता के सूत्र में या एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। आप समझ लीजिए, गुप्त के बाद प्रयास इसका गुप्तोत्तर काल में हुआ, गुप्त के बाद प्रयास हुआ हर्ष का, और हर्ष के बाद फिर गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के फिर हमारे सामंत आगे और बनते चले गए। तो अब यहाँ पे आता है कि राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ इतिहासकारों में इस काल के जो राजवंश है उसके विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं कि राजपूत थे कौन। हमारे यहाँ ये तो जात पहले थी नहीं। ठीक है, पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, अन्य जातियाँ थीं, लेकिन राजपूत हमारे यहाँ नहीं थे। तो ये अचानक राजपूत कैसे आ गए? तो ये पहला मान्य मत है कि पृथ्वीराज राशो, एक पुस्तक है पृथ्वीराज राशो। इस पुस्तक के लेखक है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। इसमें एक मत प्रचलित था। इस मत का था, ये मत क्या कहता था कि आबू पर्वत पर, राजस्थान में है आबू पर्वत पर, एक अग्निकुंड का आयोजन, अग्नि वहां पे आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? वशिष्ठ के द्वारा। वशिष्ठ के द्वारा एक आयोजन करवाया गया था। किसका? कि एक हवन का आयोजन करवाया गया था। उसमें से कहा गया है कि 4 राजपूत जातियां उस अग्निकुंड से हमारे यहाँ उनका उद्भव हुआ। 4 राजपूत जातियों का ये मत किसका है? पृथ्वीराज राशो, जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। उसमें कहा गया है कि राजपूत की 4 जातियां। 4 जातियां कौन सी हैं? एक जाति है गुर्जर प्रतिहार, दूसरी जाति है परमार, तीसरी जाति है चौहान, और
चौथी जाति है चालुक्य। ठीक है, इन 4 जातियों का, राजपूत जातियों का उदय कहाँ पे हुआ? राजस्थान के आबू पर्वत में वशिष्ठ द्वारा, ठीक, एक अग्निकुंड से इन 4 जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख, ये मान्यता है, कहाँ पे प्राप्त होता है? चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राशो से। ठीक है, अब इसमें प्रश्न जो आता है, उस प्रश्न में पूछा जाता है कि किसने कहा था या कहाँ से उल्लेख प्राप्त होता है, उसके पुरोहित कौन थे जिन्होंने इस अग्नि का आयोजन करवाया था। ठीक है, अग्निकुंड जहाँ पे उन्होंने पूजा की थी, तो उसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ने करवाया था। इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राशो से। और 4 जातियाँ कहाँ पे हुआ था? आबू पर्वत पे हुआ था राजस्थान के। और 4 जातियाँ हमारी राजपूत जातियाँ यहाँ से उद्भव हुई थी। उसमें एक थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चौहान, चौथा चालुक्य। यानी कि आप प्रतिहार को, आप इसको प्रतिहार कहिएगा, गुर्जर प्रतिहार अभी मत कहिए, प्रतिहार कहिए। तो यहाँ ये प्रतिहार परमार है, यानी कि 2P, और चालुक्य 2C, 2P और 2C, यानी कि एक चौहान एक चालुक्य। यहाँ प्रश्न जो पूछा जाता है, इसी में से किसी को चेंज कर दिया जाएगा। चौहान की जगह या चालुक्य की जगह भी चंदेल आ जाएगा, चौहान की जगह भी कोई और पर आ सकता है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जातियाँ कौन थी? प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। ठीक है, अब तो मान लीजिए एक मत है, इस मत के अनुसार हमको ये मानना पड़ा कि ये 4 जातियाँ राजपूत की उदय हुई। लेकिन इतिहासकारों का क्या कहना है कि राजपूत जातियाँ आई कहाँ से? उनका कहना है, इतिहासकारों का मत है, उसमें कर्नल टाड एक हमारे इतिहासकार हैं, कर्नल टाड, इनका मानना है कि जो प्राचीन हमारे शक, कुषाण, हूण जातियां थी, जो विदेशी जातियां जो आक्रमण के दौरान भारत में प्रवेश की है, ठीक है, कौन कौन सी? शक, कुषाण और हूण, इन्हीं की संतान क्या थे? राजपूत जात इन्हीं की संतान थे, इन्हीं की मिक्सअप। किसने कहा है? कर्नल टाट ने कहा। ठीक, दूसरा एक मान्य मत है मेरा कनिंघम महोदय का। कनिंघम, उनका कहना है, कनिंघम साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये हूण कुषाण की संतान है, केवल कुषाण। इन्होंने क्या किया? शक, कुषाण, हूण, कर्नल टाट ने, और कनिंघम ने क्या कहा कि कुषाण की ये संतान थे, उन्हीं की संतानोत्पत्ति के द्वारा ये राजपूत हमारे यहाँ जातियाँ उद्भव हुई हैं। ठीक है, इनका कहना है। और एक है GH ओझा, GH ओझा, और इन्हीं के साथ हैं CV वैद्य, CV वैद्य। इनका क्या कहना है? ये प्राचीन जो क्षत्रिय लोग थे, प्राचीन क्षत्रिय लोग, इनकी संतान हमारे राजपूत जात थी। ठीक है, तो आप केवल मत पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है, और इसके बाद एक है BD चट्टोपाध्याय, BD चट्टोपाध्याय। इनका कहना है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन जातियों का उदय हुआ। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये इनका मत है। अब 4 मत आप देख लीजिएगा कर्नल टाड का। शक, कुषाण, हूण से
इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कनिंघम महोदय कुषाण से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। GH ओझा और CV वैद्य इनको प्राचीन क्षत्रिय जात से उत्पन्न मानते हैं। और BD चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह जातियां हमारी, इन जातियों का उदय हुआ। ठीक है, बहरहाल हमको इससे मतलब नहीं कहाँ से आए कहाँ नहीं। ठीक है, बस हमको ये है कि अगर कभी पूछ दिया जाए या प्रश्न आ जाए कि किसने क्या कहा, ठीक है, तो आप इन्हीं मत को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे आने की संभावना, ऐसे स्टेटमेंट की आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है कि कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम राजपूत जातियों का एक एक क्रम से जो हमारे राजवंश हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और चंद्रवरदाई का जो स्टेटमेंट है पृथ्वीराज राशों में, ठीक है, उस स्टेटमेंट के द्वारा क्या कहा गया था, किन जातियों का, राजपूत जातियों का उदय माना गया है, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसमें जो प्रमुख रूप से फिर सत्ता को, एक विशाल सत्ता स्थापित करने की तरफ जो बढ़े थे, उनका नाम क्या था, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। इसके विषय में इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक को कहा जाता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की। ठीक, देखिए गुर्जर प्रतिहार का थोड़ा सा इतिहास आप देखिए कि गुर्जर प्रतिहार की पहले 3 शाखाएं हमारे यहाँ उदय हुई। एक शाखा नंदीपुर में हुई, दूसरी शाखा मांडन्यपुर में हुई और तीसरी शाखा उज्जैन में हुई। गुर्जर प्रतिहार की 3 शाखाएं कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पे, एक है नंदीपुर, दूसरा कहाँ है मांडन्यपुर और तीसरा कहाँ है उज्जैन। ठीक है, यही जो उज्जैन की शाखा है, यही शाखा बाद आगे चलकर इस गुर्जर प्रतिहार का जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य की स्थापना में इसी शाखा का योगदान रहा। और इसी शाखा के शासक कौन थे, पहले हरिश्चंद्र। ठीक, अब हम आ जाते हैं इन शाखाओं, इन गुर्जर प्रतिहार के जो शासक थे उनका एक क्रम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, पर फिर एक एक करके आपको बताना प्रारंभ करेंगे। अब ये शाखा, उज्जैन की शाखा, आगे चलकर ये पूरे साम्राज्य की स्थापना करती है। और ये साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ये साम्राज्य आपका गुर्जर प्रतिहार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, और फिर जो है दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो ये दक्षिण में आपका ये मालवा का क्षेत्र, मालवा और प्लस गुजरात का क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपने सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, इसमें से प्रमुख जो शासक थे, पहले हम इनका क्रम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से आते हैं, फिर शासकों की चर्चा करते हैं। पहला एक आपका है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद जो शासक होते हैं नागभट्ट प्रथम, ये प्रथम। ठीक, उसके बाद आपका कुपुत्स के बाद आपके देवराज के बाद आपके वत्सराज के बाद मिहिर भोज के बाद आपके वत्सराज 800 से लेकर
वत्सराज के बाद आपके नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट के बाद रामभद्र, रामभद्र, रामभद्र के बाद मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद आपके महेंद्रपाल, महेंद्रपाल प्रथम, उसके बाद महिपाल, महिपाल प्रथम, ठीक है। उसके बाद आपके महेंद्र पाल द्वितीय, फिर देवपाल, देवपाल के बाद आपके महिपाल द्वितीय, फिर राज्यपाल, राज्यपाल, और अंतिम शासक इसका है यशपाल, एक देखिए पुनः मैं आपको जरा पानी दे दूं, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद नागभट्ट प्रथम, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है उनका मैं आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। 730 से लेकर 756 तक, ठीक है। कुकुत्स और देवराज को छोड़ दीजिए, कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। वत्सराज का जो समय है ये इनका समय है 780 से लेकर 800 तक, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय का जो समय है वो 800 से लेकर 833 तक। रामभद्र का समय 833 से लेकर 836 तक, 36 तक। और मिहिर भोज का समय 836 से लेकर आपका 836 से लेकर 885 तक, ठीक है। इसके बाद महेंद्रपाल जो आते हैं, महेंद्रपाल का टाइम पीरियड आपको बता दें 885 से लेकर 915 तक। महिपाल का समय है 915 से लेकर 943 तक, ठीक है। अब महेंद्रपाल द्वितीय जो है 943 से लेकर 48 तक, ठीक है। अब इसको लास्ट में छोड़ दीजिए, लास्ट का राजपाल कोई मतलब नहीं इसका। अब आप पहला जो शासक नागभट्ट प्रथम, ठीक है, यहीं से ही इसकी शुरुआत होती है। और वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है इस उसके वंश का, तो वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है, ठीक है। नागभट्ट प्रथम के बारे में है कि इन्होंने अरबों से लोहा लिया और अरबों को परास्त किया। एक इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि नागभट्ट प्रथम की है। कुकुत्स और देवराज के विषय में कोई मतलब नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। वत्सराज के विषय में थोड़ी जानकारी आपको रखनी है। वत्सराज प्रथम शासक था, इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। और प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हमारा प्रारंभ होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच होता है? ये गुर्जर प्रतिहार और उधर बंगाल के पाल वंश के बीच और नीचे राष्ट्रकूट वंश के बीच, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष इन्हीं के बीच होता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? वो कन्नौज पे अधिकार को लेकर किया जाता है, ठीक है, कि कन्नौज पर किसका अधिकार। कन्नौज पर उस समय आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश के दो भाई आपस में लड़ रहे थे, एक चक्रायुध और दूसरा इंद्रायुध। एक कहानी समझ लीजिए। अब इंद्रायुध का जो साथ दिया था वो गुर्जर प्रतिहार ने दिया। चक्रायुध का जो साथ दिया वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने दिया, ठीक है। तो पहला जो और नीचे जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव था। ध्रुव के समय ही यह उत्तर भारत की राजनीति में राष्ट्रकूट वंश ने हस्तक्षेप किया, ठीक। तो हमारा ये वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार की ओर से होती है और इस संघर्ष में जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहार की ही होती है। यहाँ प्रश्न यही पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन लोगों ने भाग लिया, किन किन राजवंशों ने भाग लिया।
तो वो राजवंश आपके कौन कौन से हो गए? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। ठीक, ये हो गया। इसकी शुरुआत इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत आपकी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने किया था। और इसमें अंतिम रूप से कौन सा वंश विजयी हुआ? तो इसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश ही विजयी हुआ। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा। तो वत्सराज के विषय में ये है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय एक त्रिपक्षीय संघर्ष के का एक खाका आप एक खींच लीजिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में, कि जो शासक थे वत्सराज, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ध्रुव। ये तीनों से ही शुरुआत हुई है। त्रिपक्षीय संघर्ष 6 चरणों में पूरा हुआ। अंतिम चरण छठा चरण था। अंत में क्या हुआ कि पहले इस वंश के शासक ने आपस में युद्ध किया, उसको पराजित किया। फिर दूसरे वंश के शासक ने दूसरे चरण में युद्ध किया, उसको पराजित किया। इस तरीके से 6 चरणों में युद्ध संपन्न हुआ था। और इस युद्ध में लास्ट में विजय किसकी हुई? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रथम चरण के शासक कौन कौन से थे? प्रथम चरण के शासक आपके वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट किसके समय में? वत्सराज के समय में। अंतिम विजय किसकी होती है? प्रतिहार की। ठीक है, ये आपके वत्सराज के समय में हुआ। इसका जो अगला शासक था नागभट्ट द्वितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, अब हम आते हैं नागभट्ट द्वितीय के विषय में। नागभट्ट द्वितीय, इसने क्या किया? पाल शासक धर्मपाल को हराया, कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराया, और लेकिन यह अंतिम में इसका क्या किया? यह प्रयाग में आकर गंगा में जल समाधि ले ली। जल समाधि। ठीक, यह नागभट्ट द्वितीय शासक था जो प्रयाग में आकर गंगा में जल समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। उसके बाद जो शासक आते हैं रामभद्र आते हैं। रामभद्र 833 से लेकर 836 तक रहते हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं खास है। उसके बाद मिहिर भोज आते हैं। उसके बाद के जो शासक हैं मेन मिहिर भोज। इनका जो टाइम पीरियड होता है 836 से लेकर 885 तक। 885 तक इनके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, और इसने कहा था मिहिर भोज के विषय में कि यह भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। इसके पास इतनी शक्तिशाली अश्वसेना है, उतनी शक्तिशाली अश्वसेना किसी के पास नहीं है।
यह मुसलमानों का शत्रु और इस्लाम का भी शत्रु, ठीक है, मुसलमानों का विरोधी और इस्लाम का शत्रु है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? सुलेमान ने दिया था, जो अरब यात्री था, ठीक है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि किसने किस शासक को इस्लाम का शत्रु घोषित किया, ठीक है। तो इसने मिहिर भोज को क्या कहा कि यह इसके पास इतनी शक्तिशाली सेना है, उतनी शक्तिशाली सेना किसी भी भारत के शासक के पास नहीं है, और यह इस्लाम का शत्रु है, मुसलमानों का विरोधी है। किसने कहा? अरब यात्री सुलेमान ने कहा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट, ये अगर इसको आप कह सकते हैं, सिर्फ इतना याद करिएगा, इस्लाम का शत्रु, ठीक है। किसने कहा था? सुलेमान ने कहा था। दूसरा, इसने आदि वराह प्लस प्रभास की उपाधि धारण की, प्रभास की उपाधि धारण। दो प्रमुख बातें मिहिर भोज के शब्द के लिए आप जानते रहिएगा, एक तो अरब यात्री सुलेमान का आगमन और उसका इसको इस्लाम के शत्रु के रूप में चिन्हित करना, बताना, और आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण करना इनका, ठीक है। ये मिहिर भोज हो गए। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल, मिहिर भोज के बाद इसका पुत्र महेंद्रपाल, महेंद्रपाल का जो शासनकाल शुरू होता है 885 से लेकर 915, कहीं कहीं आपको 912 में मिलेगा, ठीक है, लेकिन 915 तक। इसके विषय में कहा जाता है क्या? महेंद्रपाल का जो गुरु था, ठीक है, उसका नाम था राजशेखर, ठीक है। यह इनके दरबार में इसका गुरु था राजशेखर। राजशेखर ने कई पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। एक पुस्तक उसका है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद है दूसरी पुस्तक कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। तीसरी पुस्तक है विद्ध साल भंजिका, ठीक। फिर आपका बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, बाल हर विलास, हर विलास, भुवन कोश, भुवन कोश। ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी, जो महेंद्रपाल इनके राजगुरु थे, ठीक है। महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? राजशेखर। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्ध साल भंजिका, ये तीनों तो जरूर याद रखिएगा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, भुवन कोश आपको याद रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ राजशेखर के विषय में, इनके विषय में कहा जाता है, महेंद्रपाल के विषय में, कि ये राजशेखर जो है, इनके उत्तराधिकारी महिपाल, इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके भी गुरु रहे, उनके भी राज दरबार में राजशेखर विद्यमान थे। और इनका जो टाइम पीरियड शुरू होता है 915 से लेकर 943 तक, ठीक है। राजशेखर ने इन्हें जो है क्या कहा है? आर्यावर्त का महाराजा धीराज। राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहकर संबोधित किया है। महिपाल के समय में बगदाद इराक की जो राजधानी है, ठीक है, वहाँ का वो है, क्या नाम है कि अल मसूदी जो यात्री था,
वह महिपाल के समय में आया। महिपाल के समय में बगदाद का यात्री अल-मशूदी ने भारत की यात्रा की और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहकर संबोधित किया। अल मशूदी ने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहा? अल गुजर। राजा को बौरा कहकर संबोधित किया। राजा को बौरा। ठीक है। सुलेमान के बाद अरब यात्री सुलेमान था और दूसरा यात्री कौन था? अल मशूदी था। ठीक है। इस यात्रियों का क्रम भी पूछा कि कौन सा यात्री सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा यात्री किस उसमें आया, तो ये क्रम भी याद रखिएगा। तो किसके समय में आया था? 915 से 943 महिपाल का टाइम पीरियड था और यह इनको क्या कह के संबोधित किया? अल गुजर। ठीक। और राजा को क्या कह के संबोधित किया? बौरा कह के संबोधित किया। और आर्यावर्त का महाराजाधिराज महिपाल को किसने कहा? आपके राजशेखर, जो उनके भी गुरु रहे। और इसके साथ साथ एक संबोधन और कहा, रघुकुल मुक्तामणि। रघुकुल मुक्ता, यह भी संबोधन जो है किसने किया था? राजशेखर ने महिपाल के लिए किया था। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आप लोगों से वार्ता कर लेते हैं कि आप लोग को स्पष्ट मेरी बात समझ में आ रही है या बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बताइए अभिलाषा जी। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आज। काफी जी, आज बहुत छोटा दिख रहे थे। अच्छा, एक चीज और, जो मेरी बातें हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं? हाँ तो जी, बातों, आवाज सही आ रही है। आवाज से आप लोग लिख ले रही हैं? सर हम तो लिखे, बाकी लोगों का पता नहीं। बाकी अगर किसी को असुविधा हो जरा मुझसे बात कर ले भाई। सर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, लिखे हैं सर। हाँ, थोड़ा छोटा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, दरअसल दिक्कत क्या हुई ना, क्योंकि इतने शासक थे, उस शासक को हम चाह रहे थे एक साथ आपको बताएं, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ किस सन में कौन कौन से शासक रहे। ठीक है जी जी। तो इस वजह से मैंने एक ही जगह, बहरहाल अभी मैं और बड़ा करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। अब हम आपको अगले शासक महिपाल के बाद आपके जो शासक हुए हैं वो महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद आपके देवपाल के बाद महिपाल द्वितीय और फिर उसके बाद आपके राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल के विषय में हम आपको पुनः यहाँ पे रोकेंगे। ठीक है, जो राज्यपाल उसके विषय में आपको जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो 3 इसके पूर्व के शासक हुए। यहाँ पे क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल का जो टाइम पीरियड था उसी समय महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण का टाइम पीरियड था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर, ठीक है, 27 के बीच में, 1027 1026 के बीच में क्या कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। इस समय जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो आपका उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर शाही वंश का शासक राज्य जयपाल शासन करता था। शाही वंश कहां पर? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उद्भांडपुर जिसकी राजधानी थी।
ठीक है, वहां पर जयपाल शासन करता था। ठीक, जयपाल ने क्या किया, उत्तर भारत के राज्यों का एक संघ बनाया। उस संघ में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, ठीक है, और आपके ये कन्नौज का शासक, ये सब शामिल थे। करीब 4-5 लोगों का एक संघ बनाया। किससे लड़ाई लड़ने के लिए? महमूद गजनवी से। इस संघ में क्या किया कि राजपाल शामिल हुआ, लेकिन राजपाल जो है वह रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया। जब इसका आक्रमण होता है तो यह रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है, और इसके बाद राजपाल की हत्या चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने कर दी। ठीक, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया? तो वो शासक कौन था?